कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी, आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ की प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो और सेकंड है इसका 2,000 रुपये हो। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हल के लिए हमारे पास 30,000 रुपये हैं तो 30,000 को हम जो है दो भागों में बांटेंगे। तो माना 30,000 के दो भाग क्रमशः, एक भाग हमने x मान लिया तो दूसरा भाग क्या हो गया 30,000 माइनस x। तो आव्यूह A बराबर क्या, आव्यूह जो हमारा आव्यूह बनकर आएगा वो क्या आएगा, x एक एलिमेंट आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 30,000 माइनस x से दर्शाते हैं। तो ब्याज दरें क्या है, क्रमशः ब्याज दरें हमें दे रखी हैं 5% और 7%। ये दो हमें ब्याज दरें दे रखी हैं 5% और 7%। जो 5% को हम क्या लिख देंगे 5/100 यानी कि 0.05 तथा 7% को लिखेंगे 0.07 है। इसे हम कैपिटल R द्वारा दर्शाएंगे यानी कि कैपिटल R से इसको दर्शाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में R। तो ऊपर की तरफ लिख देंगे 0.05 और नीचे लिखेंगे 0.07। ये भी एक प्रकार का हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स था ये रो के रूप में था। जो हमारे पास जो धन दिया हुआ है उसको दो हिस्सों में बांटा था और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कॉलम के रूप में है। तो प्रश्नानुसार कुल ब्याज कितना है, हमें जो प्राप्त करना है 1,800 रुपये है। तो 1,800 रुपये कुल ब्याज ये प्राप्त हो गया। अब कुल ब्याज क्या हुआ AR यानी कि A हमारे पास मैट्रिक्स A है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स को दिखाएंगे X और पहला एलिमेंट X, दूसरा एलिमेंट 30,000 माइनस X। ये हमारी एक मैट्रिक्स होगी। दूसरी मैट्रिक्स है R, तो इसको दिखाएंगे 0.05 और दूसरा एलिमेंट है 0.07। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कर दी, इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर वही रो बाई कॉलम के रूप में होगी यानी कि x की मल्टीप्लाई 0.05 में होगी और 30,000 माइनस x की जो मल्टीप्लाई है वो 0.07 में होगी। तो इसी और बराबर में लिखेंगे हम 1,800। तो इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 0.05 में और 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई 0.07 में बराबर 1,800। तो 0.05x और 0.07 की पहले हम 30,000 में करेंगे और फिर उसके बाद x में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बराबर 1,800। तो यहाँ से 0.05x आ गया और 0.07 की हमने 30,000 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 2,100 माइनस फिर 0.07 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 0.07x और बराबर में 1,800। x की मल्टीप्लाई 0.05 माइनस 0.07 और इज इक्वल टू यहाँ से 2100 को हम यहाँ से इधर ले जाएंगे इसके दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड में। तो 1,800 माइनस 2100, यहाँ पर हम 0.05 में से 0.07 यानी कि 0.05 में से 0.07 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 0.02x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा माइनस का 300। अब x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। x बराबर निकालने के लिए 300/0.02। तो यहाँ से जो है दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 से जो है इसको ऊपर काट देंगे, ऊपर बन जाएगा 30,000। तो 30,000 को 2 से काटेंगे तो उसका आधा कितना होगा 15,000 रुपये।
तो हमारे पास जो इसका ब्याज बनकर आएगा, कुल वार्षिक ब्याज जो था उसका x भाग जो है, जिसका हमें कुल ब्याज था 1800 रुपये, उसका जो x भाग निकल कर हमारे पास आया है वो है 15,000 रुपये। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, यानी कि एक भाग तो x था और दूसरा भाग हमने क्या माना था 30,000 माइनस x। तो 30,000 माइनस x का मान हमने अभी निकाला 15,000 रुपये। तो 30,000 माइनस 15,000 तो कितना आ गया, कुल 15,000, यानी कि दोनों भाग ही 15,000 आ गए। अतः प्रत्येक बॉन्ड का मूल्य रुपये 15,000 है। अब इसका b भाग है, यानी कि अब की बार जो ब्याज है वो 2,000 रुपये है। तो समीकरण वही बनेगी ए जो हमारे पास जो भाग दिए हुए हैं उसका हम रो के रूप में जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने कॉलम के रूप में मैट्रिक्स बनाई है, उसकी मल्टीप्लाई बराबर 2,000। पिछली बार हमने 1800 किया था, अब की बार हम यहाँ पर 2,000 लेकर चलेंगे। तो यहाँ से सेम उसी तरह x पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का और दूसरा एलिमेंट है 30,000 माइनस x। इसी तरह यहाँ पर कॉलम के रूप में मैट्रिक्स है 0.05 और 0.07 बराबर 2,000। तो रो बाई कॉलम के रूप में इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 0.05 में और 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई 0.07 के रूप में और बराबर में 2,000। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा 0.05x, इसको यहाँ ले लेंगे और यहाँ से जो मल्टीप्लाई करके आएगा यह आएगा 0.07x। इनको एक साथ रख लेंगे, x को बाहर कॉमन ले लेंगे और 0.07 की 30,000 के साथ गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 2100 और बराबर में 2,000 रख देंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 2,000 में से 2100 माइनस करेंगे, यहाँ इनको आपस में माइनस कर लेंगे तो यहाँ से माइनस का 0.02x आएगा। अब माइनस से यहाँ माइनस का कैंसिल कर लेंगे क्योंकि यहाँ से माइनस का 100 आया, 2,000 में से माइनस का 2100 घटाने पर माइनस का 100 आया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब x बराबर निकालने के लिए 0.02 से 100 के अंदर भाग कर देंगे, दशमलव हटाने पर 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 2 से इसको 50 बार काट देंगे तो 50 गुणा 100 यानी कि 5,000 रुपये। तो एक भाग कितना आ गया इसका 5,000 रुपये। और दूसरा भाग निकालने के लिए हमें 30,000 में से x को माइनस करना होगा और x का मान कितना आया 5,000। तो 30,000 माइनस 5,000 यानी कि 25,000। तो रुपये 2,000 ब्याज प्राप्त करने के लिए रुपये 30,000 के दो भाग क्रमशः 5,000 तथा 25,000 होंगे और 18,000 के लिए दोनों 15,000 होंगे। जो इससे पहले वाला भाग ए पार्ट किया था उसमें दोनों होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जिसमें कहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60, ₹40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो विद्यालय में सबसे पहले हम विद्यालय में पुस्तकों की संख्या लिख लेंगे। रसायन विज्ञान की कितनी है 10 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 10 दर्जन कितने हो जाएंगे 12 गुणा 10 यानी कि 120 पुस्तक। इसी तरह भौतिक विज्ञान की दे रखी है हमारे पास 8 दर्जन, तो 12 गुणा 8 यानी कि 96 पुस्तकें। अर्थशास्त्र की दी हुई हैं 10 दर्जन, तो 10 गुणा 12 यानी कि 120 पुस्तकें। इसे आव्यूह के रूप में लिख देंगे। तो ए एक हमारे पास आव्यूह बनकर आ जाएगा ए, इसको रो के रूप में लिखेंगे 120 पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर एलिमेंट 96, तीसरे नंबर पर एलिमेंट होगा 120। तो इस तरह हम रो के रूप में इस एलिमेंट को लिख देंगे, इसे प्रदर्शित करते हैं। अब रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या क्या दिया हुआ है, ₹80, 60, 40। तो ₹80, 60 और 40 है। इसको हम जो है कॉलम के रूप में लिखेंगे। जो हम पहला मैट्रिक्स लेते हैं उसको रो के रूप में लिखते हैं यानी कि पंक्ति के रूप में, और जो बाद वाला मैट्रिक्स बनाते हैं हम उसे कॉलम के रूप में यानी कि स्तंभ के रूप में लिखते हैं।
अब प्राप्त राशि के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी, ए मल्टीप्लाई आर, यानी कि ए मैट्रिक्स ये वाली और आर ये वाली मैट्रिक्स, दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये रो के रूप में है मैट्रिक्स और ये कॉलम के रूप में मैट्रिक्स है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो बाई कॉलम के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे। 120 की मल्टीप्लाई 80 में, 96 की 60 में, 120 की 40 में। ये गुणा करने पर यहाँ से आया 9600, यहाँ से आ गया 5760, यहाँ से आया 4800। इन सब का प्लस करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 20160। अतः कुल प्राप्त राशि कितनी होगी, 20160। जो हमें इन पुस्तकों को बेचने से जो कुल राशि प्राप्त होगी वो होगी 20160 रुपये। तो प्रश्न नंबर 20 का जो उत्तर निकल कर आया वो आया 20160। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें कुछ दिया है, पहले से देख लीजिए। माना x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 मल्टीप्लाई n, 2 गुणा n, 3 गुणा k, 2 गुणा p, n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के आव्यूह हैं। तो इनको इस तरह से दिखाया गया है। जो इनका क्रम है, इनकी जो कोटि बनी हुई है वो किस तरह बनी हुई है, x के लिए 2 गुणा n, y के लिए 3 गुणा k, z के लिए 2 गुणा p और w के लिए n गुणा 3। पी वाई, अब जो है प्रश्न नंबर 21 देखिए। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। इसमें हम विकल्प चुनेंगे। पहला विकल्प है k बराबर 3, 2 बराबर n, k स्वच्छ है, p बराबर 2, p स्वच्छ है, k बराबर 3, k बराबर 2, p बराबर 3। अब यहाँ से हम किस तरह लेंगे कि जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है आव्यूह x, y, z, w तथा p की कोटियाँ जो हमें शुरू में दी हुई थी, अभी मैंने जो पढ़कर बताई थी। x के लिए क्या थी, 2 गुणा n, y के लिए 3 गुणा k, z के लिए 2 गुणा p, w के लिए n गुणा 3, p के लिए p गुणा k है। तो p की कोटि क्या है यहाँ पर, p गुणा k तथा y की कोटि क्या है यहाँ पर, 3 गुणा k। इसलिए पी वाई, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया है सबसे पहले पी वाई, तो पहले हम पी वाई निकालेंगे। संभव है यदि k बराबर 3, तो पी वाई की कोटि क्या हो जाएगी यहाँ से, p गुणा k बराबर p गुणा 3। तो w और y की कोटियाँ क्रमशः क्या क्या हैं जो हमें शुरू में दी हुई हैं, अभी मैंने पढ़ के बताया था। n गुणा 3 और 3 गुणा k है। तो डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी, n गुणा 3। तो पी वाई व डब्ल्यू वाई, पी वाई व डब्ल्यू वाई का योग तभी संभव है जब यह दोनों एक ही कोटि के हों, यानी कि ये वाली कोटि और ये वाली कोटि दोनों एक होनी चाहिए। तो p गुणा 3 इज इक्वल टू n गुणा 3। यहाँ से हमारा p गुणा 3 आया था, यहाँ से n गुणा 3 आया। दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, p बराबर n। अब इसलिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है यदि p बराबर n और k बराबर 3। तो ऐसा प्रतिबंध किसमें है, विकल्प ए में। विकल्प ए में जो है ऐसा प्रतिबंध है, k बराबर 3 और 2 बराबर n। इस तरह का इसमें प्रतिबंध है, k बराबर 3 और 2 बराबर n। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 में दिया है, यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है। a है p गुणा 2, b 2 गुणा n, c n गुणा 3, d p गुणा 3। तो इसमें हम क्या करना है कि आव्यूह x तथा z की कोटियाँ क्रमशः 2 गुणा n और 2 गुणा p हैं। तो आव्यूह 7x माइनस
5z परिभाषित होगा यदि x तथा z एक ही कोटि के हों। तो एक ही कोटि के होने के लिए क्या है, क्योंकि p बराबर n दोनों एक ही कोटि के होने चाहिए, यानी कि जो p की कोटि है वही n की कोटि होनी चाहिए, यानी कि 2 × n। तो अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ये वाला सही है b 2 × n। तो इस प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या है, विकल्प बी यानी कि 2 × n। तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, ये हमने आज प्रश्नावली 3.2 को समाप्त किया। इन सभी प्रश्नों को 22 प्रश्न है कुल इसमें, इस एक्सरसाइज में। इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करेंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई कठिनाई है समझने में तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, और तब तक इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और इनका घर पर स्वयं अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।